Hello everyone, Mithilesh is speaking from this side. You already know that school management is going to conduct in-house training program according to guideline issued by CBSE cum COE Patna, and I will act as resource person for today's session. Today means 7 March 2022. I would like to express my gratitude to school management for providing me this opportunity. So without delay, let us start our today's sessions. I want to start my today's session with a quote. Okay, so let us see. So today's quote is: every child is a different kind of flower, and all together make this world a beautiful garden. तो इस कोट से ये बताने का प्रयास किया गया कि इस वर्ल्ड के जितने भी चाइल्ड होते हैं वो एक गार्डन के अलग अलग फ्लावर होते हैं, और ये सारे फ्लावर मिलकर एक गार्डन का निर्माण करते हैं जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं। तो कोट से आप देखे होंगे तो स्पेशली इस कोट में क्या है, बच्चों को बारे में ही डिस्कशन है, और ये कोट जो है बच्चों के आगे पीछे ही घूम रहा है। तो इससे मेरे ट्रेनिंग का पर्पस डिफाइन है कि आज हम लोग पूरे सेशन में बच्चों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक इज चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, सो आज हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, और इसमें और थोड़ा सा है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट स्टेजेस, और इसके डेवलप होने की स्टेजेस क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक, मतलब इस जो टॉपिक आज हम लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक वर्ड में बताएं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी के नॉलेज के बिना आप क्लासरूम को कंडक्ट कर ही नहीं सकते हैं वेल डिफाइंड तरीके में। ओके, नेक्स्ट। अब इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है चाइल्ड साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो थ्योरी है वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीन पियाजे का हाईलाइट किया गया है। जीन पियाजे को हम लोग आज स्टडी करेंगे, लेकिन इनको छोड़ दिया जाए तो लॉरेंस कोहलबर्ग भी आते हैं, लेओ वाइलेस्की भी आते हैं, सिगमंड फ्रायड भी हैं, एरिक एरिक्सन भी है, और B.A. डेस्टिनर भी हैं, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग क्या दिया है, थ्योरी उन्होंने दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो ये सेशन कंडक्ट कराएंगे वो आई थिंक आप लोग नाम सुने ही होंगे, जीन पियाजे का जो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओके, तो जीन पियाजे कौन थे, ठीक है, थोड़ा सा उनका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। जीन पियाजे का पूरा नाम आप देख पा रहे होंगे, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे, जिनको हम शॉर्टकट में जीन पियाजे कहते हैं या फिर पियाजे के नाम से जाने जाते हैं। आपका इमेज यहाँ बगल में दिख रहा होगा, एंड आई थिंक आप इसे पहले भी इन्हें देखे होंगे। तो इनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन बोलते हैं, सिमिलरली स्विट्जरलैंड के लोग को स्विस बोलते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ही वाज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1896 इन स्विट्जरलैंड। यहाँ पे कंट्री का नाम भी डिफाइन कर दिया गया है। एट अर्ली एज, मतलब अर्ली एज शुरुआतों के दिन में, he began showing interest in natural science।
इनका शुरुआती में जब स्टडी कर रहे थे तो नेचुरल साइंस में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था। ही कंटिन्यू he studied natural science and received his PhD in zoology, और उसी में वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू की और लास्ट में जाकर PhD का उन्होंने डिग्री रिसीव की। इन 1920 he began to move towards work as psychologist। 1920 में उन्होंने साइकोलॉजी की तरफ अपना मूवमेंट क्या किया, बढ़ाया। ठीक है। At last he passed away on 16 सितंबर 1980, और अंत में उनकी डेथ हो गई 16 सितंबर 1980 में। Then his contribution in area of psychology is unique। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो ये हमेशा देखते होंगे कि जो पियाजे का थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है हिज कंट्रीब्यूशन इन एरिया ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज यूनिक। यूनिक मतलब जो सिंगल होता है, एक होता है, उसको बोला जाता है। टुडे पियाजे इज बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस कॉग्निटिव को सिंपल वर्ड में मेंटल कह सकते हैं। ठीक है। जो क्या है, माइंड से जुड़ा होता है। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल। His own 3 children. He studied the intellectual development of his own 3 children. This is a tiny introduction of Mr. William Fritz Piaget। थोड़ा समय रीच कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने साइकोलॉजी का जो भी थ्योरी लिखा तो वो स्टडी जो किए थे अपने ही बच्चों पे इन्होंने किया था। ये इनकी जीवनी में मेंशन है, जब पढ़िएगा तो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्फ्रेड बीने का भी चर्चा किया गया है और इंटेलिजेंस टेस्ट का भी चर्चा है। तो अल्फ्रेड बीने इज ऑल्सो ए साइकोलॉजिस्ट। और शुरुआती के दिन में पियाजे जो थे, अल्फ्रेड बीने जो थे एक इंटेलिजेंट टेस्ट का स्केल तैयार कर रहे थे। तो उनको जो है ना, इनके साथ जीन पियाजे काम किए हैं। ठीक है। तो ये अल्फ्रेड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट जब एक स्केल तैयार कर रहे थे तो जीन पियाजे वहाँ वर्क किए हैं। और आज के डेट में फादर ऑफ साइकोलॉजी जीन पियाजे को कहा जाता है। सो आई थिंक कि इन्होंने अल्फ्रेड बीने के साथ काम कर रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि 2 पार्टनर होते हैं या मोर देन 2 पार्टनर होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आपस में डिसएग्रीमेंट होती है किसी आइडियोलॉजी के लेकर। वैसा भी जीन पियाजे के साथ हुआ कि कुछ जो अल्फ्रेड बीने की जो बातें थी उस पर एग्री नहीं हुआ करते थे। कौन? जीन पियाजे। देयरफॉर इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनके साथ रिसर्च करना स्टॉप करके ये अपना खुद की रिसर्च किए। और आज के डेट में अल्फ्रेड बीने से ज़्यादा जीन पियाजे फेमस हुए हैं। ठीक है। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको देखने की। इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पियाजे की बायोग्राफी। और उनकी बायोग्राफी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि पियाजे किस तरह से इतने फेमस इंसान बने और उन्हें किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से, जिसमें हम जानेंगे कि पियाजे कौन थे। दरअसल पियाजे एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे को जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है और वो अपने तरह के पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों के ऊपर स्टडीज की थी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन सभी ने अपनी स्टडीज एनिमल्स के ऊपर की थी, जैसे कैट्स, डॉग्स। और इन स्टडीज को बाद में उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया था। उनका मानना था कि ह्यूमंस भी इसी तरह से बिहेव करेंगे, लेकिन पियाजे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी स्टडी बच्चों के ऊपर की और बच्चों के ऊपर स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी हमें सौंप दी। चलिए अब जानते हैं पियाजे की अर्ली लाइफ के बारे में। पियाजे शुरू से ही साइकोलॉजी की फील्ड में नहीं थे।
ब्रांच है जिसमें एनिमल किंगडम्स के ऊपर रिसर्च की जाती है। जब प्याजे यंग थे उसी टाइम से उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए थे और इन आर्टिकल्स को पब्लिश भी कराया था। एक ऐसा आर्टिकल जिसने प्याजे की लाइफ बदल दी वो था एल्बिनो स्पैरो के बारे में। इस आर्टिकल के बाद प्याजे बहुत फेमस हो गए थे। 15 साल की उम्र होते होते उन्होंने और भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जिनकी वजह से उन्हें बहुत लोग जानने लगे। ये बात उन दिनों की है जब प्याजे पेरिस में थे। पेरिस में प्याजे ने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो बच्चों के लिखे हुए टेक्स्ट को बहुत ध्यान से देखते थे और जानने की कोशिश करते थे कि बच्चे आखिर क्यों इतनी सारी मिस्टेक्स किया करते हैं और सोचते थे कि आखिर इतनी मिस्टेक्स करने के पीछे बच्चों की क्या मेंटेलिटी रही होगी। कुछ और सालों तक 1921 आते आते उन्होंने और भी अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो पॉइंट 2 भी डिस्कस में दिया गया था वो एक्चुअल है क्या। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मेनी ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी जो है एक छोटा सा साइकोलॉजी का ब्रांच है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस पार्टिकुलर ब्रांच फोकसेस ऑन द mind and behavior of the children from prenatal development to the adolescence। प्रीनेटल एक वर्ड है जो जन्म के पूर्व के पहले के लिए यूज होता है, जिसको हम गर्भावस्था बोलते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो वहाँ से लेकर और बच्चा जो जन्म लेता है जब तक ग्रो करता है तब तक ये साइकोलॉजी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी डील नॉट ओनली विथ हाउ चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली बट विथ देयर मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एज वेल। कह रहे कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ये सिर्फ ये नहीं करता, मतलब बताता है कि सिर्फ बच्चे ग्रो कैसे होते हैं, जबकि उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, इमोशनल कैसे होगा, मीन्स फीलिंग से जुड़ा हुआ है, ये डेवलपमेंट कैसे होगा, और फिर सोशल डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, समाज में बच्चे इंटरेक्ट कैसे करता है, ये सारी चीज़ों का स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी करता है। अब आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मीन्स होता है कि आज जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं हम जीन पियाजे की, उससे कुछ टर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस टर्म को हम लोग समझेंगे और ये टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, जो पियाजे अपने स्टडी में इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ग्रोथ है, उसके बाद डेवलपमेंट है, एस्टीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रेशन है, ठीक है। इक्विलिब्रेशन एक वर्ड जो है इक्विलिब्रियम से बना हुआ है, और इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ एक कंडीशन आता है या संतुलन को रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रेशन। तो एक एक करके इसका हम लोग मीनिंग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, यहाँ पे ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है, ऐसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में इसको दोनों को सेम मानते हैं, बट साइकोलॉजी में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। ग्रोथ जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल चेंज मीन्स वैसा चेंज जिसको हम देख सकते हैं, टच करते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके हाथ पैर, माइंड नहीं, माइंड तो मेंटल हो जाएगा, हाथ पैर या फिर शरीर में जो चेंजेज आते हैं डेट इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। तो एक ग्रोथ जो होता है फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। देन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है मेंटल चेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सेम इन जनरल वे, बट देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस, ओके। तो डिफरेंस यही है कि ग्रोथ जो है फिजिकल चेंज को डिनोट करता है, बच्चे के हैंड पैर या फिर जो भी बॉडी है, कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा ग्रो कर गया है, ठीक है, या ग्रोथ बहुत अच्छा है, या फिर ये भी बोला जाता है ग्रोथ अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है मेंटल चेंज से, बच्चा कैसे और सोचता है, कैसे कोई उसके समक्ष कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे डील कैसे करता है,
तो इसको रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड रिलेटेड टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट इज स्कीमा। ठीक है, एस यहाँ पे लगाया गया है, इसको प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, स्कीमा क्या है? तो साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा, आप लोग एग्जाम टीचर का दिए होंगे तो उसमें सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो वहाँ बच्चे का एज ग्रुप मेंशन आता है, बच्चा 7 में है, 8 में है। तो अक्सर जब हम अपने लेवल से सोच को उसके सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमें 7 के बच्चों की तरह बनकर तब सोचना है। ठीक है, तो स्कीमा जो है, जीन पियाजे ने जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से देखता है। बच्चा जब जन्म ले लेता है, ठीक है, पंखा देखेगा तो पंखा को देखते रहेगा, बॉल देखेगा तो बॉल को देखते रहेगा। ठीक है, तो जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा जो भी चीज़ ऑब्जर्व करता है, जैसे मान लीजिए कि कैट को देखा, ठीक है, कैट को देखा तो फर्स्ट टाइम देखा, एक छोटी कैट आई, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है। जैसे हम अभी कहें एप्पल, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? एप्पल। बोले एलिफेंट, तो दिमाग में क्या आया होगा? एलिफेंट। तो हम जो चीज़ें जन्म के बाद देखते हैं उसका एक पैटर्न हमारे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एक पैटर्न बन जाता है हमारे दिमाग में, फाइल बन जाता है। ठीक है, और उसी मेंटल पैटर्न को पियाजे ने क्या नाम दिए? क्या नाम दिए? स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा यहाँ पे देखा गया है, मेंटल पैटर्न है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अभी हम बोले कैट, तो हमारे दिमाग में एक कैट का इमेज बन गया है। कहाँ से आया? तो जब फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था उसी समय का सेव है वो, है ना। तो स्कीमा जो है मेंटल पैटर्न है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होता है कि समझ आपको इमेजिन करना है कि बच्चा 2 इयर्स या बिलो 2 इयर्स है, फर्स्ट टाइम उन्होंने कैट को देखा है, और कैट जो है रेड है या फिर वाइट है, कैसे भी कर सकते हैं। तो उन्हें क्या किया कि वाइट को देख लिया और अब सेव कर लिया। सेव करना हम कहें तो ज़्यादा आसान होगा, दिमाग में है। और फिर एक ऐसे बिल्ली को देख रहा है, कैट के देख रहा है, जिसका कलर क्या है? ब्लैक है। तो थोड़ा देर के लिए क्या होगा? उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, थोड़ा देर से वो क्या करेगा? प्रीवियस नॉलेज से मैच करेगा। मैंने बिल्ली देखा था, 4 पैर था, एक उसका टेल था, और वो क्या था? वाइट थी, लेकिन ये क्या है? ब्लैक है। और थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन होगा, और इसी कंफ्यूजन को उन्होंने नाम दिया डिसइक्विलिब्रियम। मतलब दिमाग में क्या हो जाएगा? असंतुलन पैदा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बताया, संतुलन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फिर वो बच्चा अपने मम्मी या पापा जो भी सिबलिंग्स है उसके हेल्प से वो जानने का प्रयास करेगा। फिर उसकी मम्मी या पेरेंट जो भी हों उनको बताएगी कि बेटा देखो, जो बिल्ली होती है ना, मल्टी कलर में पाई जाती है, कहीं वाइट, कहीं ब्लैक, ठीक है, कहीं रेड। ठीक, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा कि उसका जो स्कीमा है इसमें क्या करेगा? थोड़ा सा चेंज करेगा। जो स्कीमा है, मेंटल पैटर्न बना हुआ है, उसमें चेंज करेगा और एक नया इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। और इस नए इंफॉर्मेशन ऐड करने की जो प्रोसेस होता है उसको पियाजे ने नाम दिए एसिमिलेशन। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, देखिएगा, एसिमिलेशन। स्कीमा प्लस न्यू इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन उसी कैटेगरी में होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि उस कैटेगरी से हट जाए, उस कैटेगरी से हटेगा तब उन्होंने एक और वर्ड नाम दिया गया है। तो आई थिंक अब आप लोगों को मैं रीच कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो गया है। तो ग्रोथ हो गया, फिजिकल चेंज, डेवलपमेंट हो गया, मेंटल चेंज, स्कीमा हो गया, मेंटल पैटर्न है, मेंटल स्ट्रक्चर है। बच्चा जब जन्म के बाद कोई भी चीज़ जब ऑब्जर्व करता है तो उसके मेमोरी कार्ड में हम कहें तो वो चीज़ सेव हो जाती है। उसी को जीन पियाजे क्या नाम दिए? स्कीमा दिए। ठीक है, फिर जब नया सिचुएशन आता है, बच्चा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, असंतुलन पैदा होता है कुछ समय के लिए। फिर उसके अभिभावक जो होते हैं वहाँ पे गाइड करते हैं कि बच्चा जो बिल्ली होती है या काउज होती हैं वो एक कलर में नहीं अनेकों कलर में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम में है। फिर क्या किया? एक नया इंफॉर्मेशन जोड़ा कि भाई जो कैट होता है वो ब्लैक में हो सकती है, ठीक है, वाइट भी हो सकती है, और फिर उसमें जोड़ लिया। तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने नाम दिया था
एसिमिलेशन, ठीक है, स्कीमा प्लस न्यू इंफॉर्मेशन। अब देखिए एकोमोडेशन बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ बट डिफरेंट वर्ड है। एकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चा सपोज करना है कि हॉर्स देख लिया, ठीक है, हॉर्स देख लिया है और एक उसके दिमाग में पैटर्न बना हुआ है कि जो हॉर्स होता है उसके 4 पैर हैं, एक बड़ा सा टेल होता है, ठीक है, और सारा पैटर्न बना हुआ है। और वो हॉर्स ये भी जान चुका है कि मल्टी कलर में होता है या बिल्ली मल्टी कलर में होती है। अब एक बार बच्चा जू में जाता है, चिड़ियाघर में जाता है और वहाँ पे देख लेता है जेब्रा और अपने पेरेंट्स से बता रहा है कि देखो हॉर्स है वो, तो फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं बेटा ये हॉर्स नहीं है, ये क्या है, ये जेब्रा है। फिर बच्चा क्या होगा, थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब होगा, उसके जो दिमाग में जो संतुलन था, जो इक्विलिब्रियम के स्टेट में था, वो फिर क्या हो जाएगा, इस इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। फिर कंफ्यूजन होगा कि अरे भाई हमारे तो दिमाग में पहले था कि 4 पैर है, एक बड़ा पूंछ है, बड़ा समूह है, तो हॉर्स होता है, अब क्या बताया जा रहा है, ये तो जेब्रा हो गया। तो उसके फिर पेरेंट्स जो भी होंगे दोनों का कैरेक्टर बताएंगे, दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे, तो क्या होगा, फिर अब बच्चे को हॉर्स वाले फाइल में सेव करेगा कि नहीं, बताइए, जेब्रा को हॉर्स वाले फाइल में सेव करेगा, आप लोग कोई बताइए, नहीं। लेकिन सिमिलर तो है, तो डिसइक्विलिब्रियम में गया और क्या हुआ, उसमें चेंज, मेंटल चेंज किया, ठीक है, मीन्स क्या हुआ, स्कीमा में चेंज लाया और उसके लिए अलग फोल्डर बनाया और फिर उसको जेब्रा को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जेब्रा जब देखेगा बच्चा तो फिर क्या कहेगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब स्कीमा में परिवर्तन करके चेंज करके एक अलग मेंटल पैटर्न बनाया जाता है, उसको पियाजे ने नाम दिए एकोमोडेशन, चेंजिंग मेंटल पैटर्न इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। और जो मेंटल पैटर्न है और जो स्कीमा बना हुआ है उसमें उससे थोड़ा सा अलग फाइल बना के सेव करने के लिए, आज की भाषा में बोले तो इसको क्या है, उन्होंने एकोमोडेशन का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बैलेंस करके रखता है, क्या है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम होता है। बच्चा जब सिमिलर थिंग से कोई अलग डिफरेंट देखता है तो डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, फिर कुछ इन्वायरमेंट से नया सीखता है, फिर वो क्या हो जाता है, संतुलन में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। According to Piaget, all of us, even very young children, are constantly trying to make sense of the world around us. And in order to do this, we go to स्कीमा से रिलेटेड एक वीडियो है, आप and we use these schemas as frameworks by which we organize and interpret new information. So for Piaget, cognitive development was all about the development of schemas. But obviously, in order for them to develop, they need to be able to grow and change. And Piaget said that this happened through the process of assimilation and accommodation. Assimilation describes how we interpret new experiences in terms of our current understanding, so in terms of our current schemas. Accommodation describes how we later adjust our schemas to better incorporate new experiences. I like to think of schemas as cubby holes, like places where you store things when you were in preschool. But I also sometimes picture them as those toys people had when they were younger. And the toys I'm thinking of are these boxes. And each side of that box has a hole, and those holes can only fit specific shapes. So if this toy is our schema, I want you to picture the objects that could potentially fit into it as new information in our environment. And as we encounter these new things in our environment, we try to assimilate that information. And we do this by placing this new information into our previously constructed schemas. And as long as it fits, as long as it's consistent with what we already know, then we don't have a problem. But what happens when we run into something that doesn't exactly fit? In that case, we're forced to modify our existing schemas. So maybe we'll add a star-shaped hole to our box. But that might not be possible. And maybe we have to construct a brand new schema in order to take this information into account. And this is what we refer to as accommodation. So we can accommodate either by adjusting previously existing schemas or by creating new ones. So imagine you have a child who has a schema about dog, where dog is defined as a furry, four-legged animal. Now imagine that child sees a cat or maybe a raccoon for the first time. That child is going to try to assimilate that new creature into categories that he or she already has. So maybe the child will proclaim doggy,
At which point his parents would probably tell him that no, that is not a dog. In fact, that's a raccoon, and we don't pet those. And so in order to really understand what this new creature is, the child has to accommodate. They have to think, okay, well, now I know that not all furry four-legged animals are dogs, some are raccoons, and they are not always friendly. I think it's easy to mix up assimilation and accommodation because they're so similar to one another. And so I think the best way to distinguish between assimilation and accommodation is to keep an example in your head. But if you're struggling with that, another way to distinguish between them might be to look at the differences between these two words. Assimilation has two S's in it. So I think of that as standing for same schema, or incorporating information into a schema you will already have. Accommodation has two C's, which you can think of as standing for change and create, or cases where you have to change an existing schema or create a new one. Another way to think about this material is in terms of equilibrium and disequilibrium. As we move around in the world, we are typically exposed to a lot of new information, and we can deal with most of that new information with assimilation alone. And by assimilating that new information into our schemas as we interact with the world, we are kept in a state of equilibrium. But when we encounter something that doesn't fit with our current schemas, this puts us in a state of disequilibrium, which is an unpleasant state to be in because it's frustrating. So we then use accommodation as a means of dealing with this frustration. And by accommodating this information, we restore balance, so we return to equilibrium. So imagine that you're a child and the only dogs you've ever seen are huskies. And one day you come across a golden retriever. And this is new information, so you're going to strive to understand it. And you do this through assimilation. You proclaim it a dog and you return to a state of equilibrium. And then maybe later on you come across a chihuahua. And you think, okay, well, this one looks a little bit different, but it still has many of the features that I have come to use to define dog. And so, hey, this one is also a dog. So you assimilate this information, we return to equilibrium. And then maybe later you come across yet another creature. And first you try to assimilate this information. It has 4 legs, it has ears, it has 2 eyes, it has a tail. It's a dog. But then maybe you notice that other people around you aren't treating this creature like a dog. It's not acting like the other dogs that you see in a park, and so you start to wonder, maybe this isn't a dog. And now you're in a state of disequilibrium. And so at this point, maybe you ask your parents, and they inform you that, nope, this is not a dog, this is in fact a squirrel. And so now you have a concept where you didn't have one before. Now you have this notion of squirrel. Now you have a new schema. And because you have a place to put this new information, you are now returned to a state of equilibrium. So the idea here is that development moves along in a state of equilibrium as we assimilate new information that we come across. But every once in a while, we run into something that throws part of our worldview into disarray. And this disequilibrium is what drives our learning process because we accommodate as a way to restore equilibrium. ओके नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम लोग प्रीवियस जो वीडियो थे उसके हेल्प से आई थिंक कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक टर्म था जो पियाजे ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पियाजे ने एग्जैक्टली थ्योरी क्या दिए थे, ठीक है, क्या उन्होंने बताया था अपने 3 बच्चों पे स्टडी करके और या फिर आसपास के इन्वायरमेंट से स्टडी करके। तो उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये थ्योरी, बोला जाता है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव का मीनिंग हमने अभी बताया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, मेंटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये मेंटल डेवलपमेंट की भी बात करता है, फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात करता है, इमोशंस का भी बात करता है, मीन्स ऑल राउंडर है। लेकिन ये जो पियाजे का जो थ्योरी है स्पेशली जुड़ा हुआ है मेंटल डेवलपमेंट से, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। तो बच्चे आफ्टर बर्थ जो होता है 4 इन्होंने स्टेजेज बनाए कि बच्चा किस तरह सीखता है, ठीक है। इनको 4 ग्रुप में आप कर सकते हैं कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, जीन पियाजे ने। सबसे जो पहला स्टेज है उसका नाम दिया गया है सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। इसमें जन्म के बाद 2 साल तक जब तक एज हो जाए बच्चे को तब तक इंक्लूड किया जाता है 0 to
2 ईयर्स इसमें डाला गया है, ठीक है। एक बार चारों स्टेज का नाम हम देख लेते हैं, फिर इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, बच्चा क्या सीखता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देन सेकेंड जो स्टेज है यहाँ पे फर्स्ट, और इसको सेकेंड कर सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 ईयर्स से लेकर और 7 ईयर्स तक की उन्होंने रिसर्च में जो चीज़ें बताई, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। जो थर्ड है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक इन्होंने कैटेगराइज किए हैं, बताए हैं। और जो फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 ईयर्स से लेकर और ऑनवर्ड चलते रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग कि पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, तो 4 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या दिया गया, सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फोर्थ जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हेल्प से हम एक एक को इसमें सीखते हैं। एक सेंसरी मोटर का एक वीडियो है, आप इसे देख लेंगे। Identifying 4 major periods or stages of cognitive development. The first of these stages, the sensory motor stage, spans the age range from birth to 2 years. During the sensory motor stage, infants learn to coordinate sensory information and motor activity, becoming increasingly able to act purposefully on their environment and solve problems. At the beginning of the sensory motor period, an infant's actions are confined to innate reflexes like sucking and grasping. Soon, however, infants will begin to show what Piaget called primary circular reactions. 1-week-old baby moves his hand in his mouth by chance. In the next few weeks, he will begin to try to reproduce this pleasurable experience, eventually sucking his thumb or hand purposefully. Josephina, who is 2 months old, has learned that it is interesting to open and close her own hands near her face. While primary circular reactions center on a child's own body, secondary circular reactions involve making interesting things happen in the world outside of us. By chance, 6-week-old Iceland causes the toy on the side of her bouncy seat to move, but quickly figures out how to keep it going. And 5-month-old Jane, again by chance, pushes a button on his toy and causes music to play. After several attempts, he is able to make the music start again at his own discretion. Unlike primary circular reactions, secondary circular reactions are not based on reflexes, but represent the first acquired adaptations of new behaviors. At about 8 months of age, children show the first signs of planned, intentional behavior. 9-month-old Hayden, for example, drops one toy to grasp another. Oh, you want to keep this one? Nope, that's another. He also figures out how to move an obstacle, the exerciser, to pick up the desired toy. Before this, secondary reactions were executed for their own sake. Now, Hayden has learned that one secondary circular reaction can be used in the service of another. Hayden now uses 2 previously acquired schemes in
Tertiary circular reactions occur between 12 and 18 months of age. At this stage, infants begin to actively experiment with the world, to do things just to see what will happen. Tess, for example, tries a number of locations for the TV ring, ending up wearing it as a bracelet. The development of object permanence is one of the more notable cognitive changes occurring during the sensory motor period. Children younger than about 4 months of age are unaware that objects continue to exist when they are no longer visible. 2-month-old Josephina does not even look at the toy when it is hidden. Between 4 and 8 months, however, infants begin to retrieve objects that are partially hidden behind a barrier, as 6-month-old Anthony demonstrates. By 8 to 12 months, infants begin to show clearer signs of object concepts, consistently looking for objects when they are hidden. Tess, a 20-month-old, reaches right around the barrier to get to a door, showing she has achieved object permanence. Being able to represent objects mentally is an important cognitive change, as it allows children to think about things they can't see or touch, using insight and mental experimentation for solving problems, instead of trial and error. So this video was especially related to sensory motor stage and what type of knowledge children learn through in sensory motor stage. This was a demonstration of sensory motor stage, and now let's learn in written way. अब हम लोग देख लेते हैं कि written way में sensory motor stage में बच्चे का किस तरह का लर्निंग होता है और क्या क्या चेंजेज आते हैं, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो था बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक माना गया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ओके। सो चिल्ड्रन लर्न अबाउट दिस वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज सकिंग, grasping, looking, listening. Infant learn that things are continue exist even they cannot be seen, ठीक है। इसके हुई नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इस स्टेज की सबसे बड़ी मतलब अचीवमेंट कह सकते हैं बच्चों की। सेंसरी मोटर की स्टेज जो है 2 इयर्स तक आते आते बच्चा जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस गेन कर लेता है। अब ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, तो बच्चा अगर 6 मंथ का है या 1 ईयर का है तो उसके सामने जब कोई भी टॉय ले जाइएगा तो उसको देखकर हाथ पैर चलाता है, ठीक है, और फिर उसको हाइड कर दीजिएगा तो वो उसको भूल जाता है, मतलब वो समझता है कि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो अब है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टॉय ले गए, हाथ पैर मारा, उसको लिया और फिर आप उसको कॉटन से या कोई भी चादर से ढक दिए और फिर वो चादर को खींचने लगा, दिस कंडीशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस। मीन्स उसके दिमाग में जो है ऑब्जेक्ट अब चला गया है, मीन्स सेव हो गया है, टेक्निकली वर्ड में बोले तो, ठीक है। और एक कब होता है तो पियाजे जो बताए थे कि जब सेंसरी मोटर स्टेज जब लास्ट करने वाला होता है, मीन्स बच्चा 2 इयर्स तक पहुंचने वाला होता है, तब ऑब्जेक्ट परमानेंस को गेन कर लेता है। और बच्चे मैं पहले ही बता दूंगा सकिंग के थ्रू लर्निंग करते हैं, ग्रास्पिंग के थ्रू, लुकिंग थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, ठीक है। और एट लास्ट स्टेज आते आते जो होता है बच्चे जो है बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस गेन कर लेता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्री ऑपरेशनल स्टेज।
जो 2 ईयर्स से लेकर माना गया है 7 ईयर्स अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। प्री ऑपरेशनल, अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन से जुड़ा होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके पहले का स्टेज है, प्री मीन्स होता है पहले, ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है और इसका जो टाइमिंग है 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक पियाजे के द्वारा निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है। इसमें देखिए किस तरह के बच्चे जो है नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। Piaget noted that the children in this stage do not yet understand concrete logic, ठीक है, कंक्रीट लॉजिक जो होता है जो बच्चा अभी नहीं समझ पाता है, कैन मेंटली मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा खुद से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। मैनिपुलेट का अर्थ ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक, अगर उसके द्वार पे कोई आया हुआ है 2 से 7 ईयर ठीक ठाक हो जाता है, बच्चा कम्युनिकेशन कर लेता है। तो मान लेते हैं कि फादर बताए कि चले जाओ, जो आए हैं उनसे बताओ कि भाई पापा घर पे नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा जाके बोल दिया कि भाई पापा घर पे नहीं है, तो उधर से काउंटर क्वेश्चन आया कि कब आएंगे, तो बच्चा बोला कि भाई पूछ कर आते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर पाया। पापा ट्राई किए कि भाई मैनिपुलेट कर दें इसको, लेकिन वो क्या किया, सच्चाई को उगल दिया, ठीक है, तो इसको बताया गया कि मैनिपुलेट वो नहीं कर पाए, ठीक, and not able to take the point of view other people which are termed as egocentrism। देखिएगा इस जो स्टेज का है egocentrism, जिस आई से जुड़ा हुआ है, अहम की भावनाएं बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। आपके स्कूल जाने का भले 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन उसको लेज चाहिए तो चाहिए, खरीद कर लेकर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके एक 5 रुपये के टॉय के लिए, ठीक है, आपका 10 रुपया 100 रुपया बर्बाद हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा इस स्टेज में ये सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही सही है, बाकी कुछ सही नहीं है, और इसी टर्म को मतलब जिद्दीपन मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म नाम दिए पियाजे, ठीक है, जो आई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दूसरे की बातों को समझने की क्या होता है उसमें क्षमता नहीं होती है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो किस स्टेज में ज़्यादा पाया जाता है, एंड द आंसर विल बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और इस एज को देख पा रहे होंगे टॉय एज भी कहा जाता है, बच्चे खिलौना को से खेलते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे बिहेवियर करेंगे कि वो लिविंग थिंग है, ठीक है। आई थिंक कि आप सबके घर बच्चे होंगे, देखेंगे जब बच्चा 2 ईयर्स को जो पार हो जाता है ना, तो खिलौने को लिविंग थिंग समझता है कि वो जीवित व्यक्ति है, उसको जो है बाल झाड़ेगा, अगर टॉय है तो उसको खाना खिलाएगा, सब सोएगा तो उसको मतलब अपने साथ सुलाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल वे में आप देखिएगा तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लैक ऑफ लॉजिक, ठीक है, मतलब इसमें लॉजिक नहीं है, भाई खिलौने को अगर खाना खिला रहा है तो देयर इज नो लॉजिक, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और बताया गया है कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है, बच्चे हटके जिद्दी टाइप के होते हैं, बस वो जो कह दिया वही करना है, बाकी कुछ नहीं समझेंगे क्या बना क्या बिगड़ा वो नहीं, ठीक है। एनिमिज्म जो एक टर्म है देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी एग्जाम में भी आता है, इसको समझिएगा। अभी हमने बताया कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कंसीडर कर लेना, मतलब निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेना, उसी के लिए पियाजे ने नाम दिया एनिमिज्म, ठीक है। जैसे बच्चे को जो टॉय होता है उसको खाना खिलाएगा, उसको बाद उसके मम्मी जैसे सो जा उसको सिलाते होंगे तो उसको भी सुलाएगा, बाबू तो भी सो जाए, ठीक है। इसी चीज़ को तो एनिमिज्म क्या है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझकर और अपने जैसा उसको व्यवहार करना, इसको टर्म जो दिए एनिमिज्म से दिया गया, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है इसमें, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी एक वर्ड आता है, इसके बाद वाले जो स्टेज इसमें आ जाता है। जैसे बच्चा को अगर आप ट्राई कीजिएगा समझाने को कि देखो जो पानी है ना, ये आइस भी हो सकता है और आइस पानी भी हो सकता है, तो वो जल्दी से जल्दी इसको गेन नहीं कर पाएगा, इसको नाम दिया गया है इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और इसमें जो बच्चा होगा देखिएगा, चिल्ड्रन आर मच
लेस एगोसेंट्रिज्म, जो इस स्टेज में आते आते बच्चों का जो ईगोसेंट्रिज्म होता है, जो जिद्दी वाला जो बिहेवियर होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए लिखा गया है लेस ईगोसेंट्रिक इन दिस कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसका जो टाइमिंग है आप देख रहे हैं 7 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक दिया गया है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। और इसमें लॉजिकल जो होता है डेवलप होने लगता है, लॉजिक्स आ जाता है, बच्चे तर्क कर पाते हैं। और देन है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन सिस्टम, मतलब ऑपरेशन जो होता है। और एक आता है अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कर पाएगा। जैसे 7-8 में आप लोग जब जाइएगा तो किताब में मैथ्स का रहता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इतना पैसा है, इतना खर्च कर दिया, तो कितना % खर्च किया या कितना सेव किया, तो उसको क्या होता है, ये अमूर्त चेतन है एक तरह की, सामने तो है नहीं। मूर्त और अमूर्त भगवान सर बहुत अच्छा से जानते होंगे। मूर्त जो होता है कंक्रीट जिसको बोलते हैं, वो सामने जो होता है उसको मूर्त बोलते हैं, और जो नहीं है सामने फिर भी इमेजिन करके हम कर रहे हैं उसको अमूर्त बोला जाता है, ठीक है। और जिसको इंग्लिश में हम लोग अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। ग्रुप एज, इस बच्चे ज़्यादा ग्रुप में खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। और इस एज में आते आते बच्चों को वॉल्यूम, एरिया और रिवर्सिबिलिटी की कंसेप्ट आ जाती है। वॉल्यूम, एरिया, जैसे इससे पहले जो हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़े उसमें अगर किसी बच्चे से पूछिएगा, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यह एक गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, और एक और गिलास है जो इससे पतला है, ठीक है, और इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर पानी की जो क्वांटिटी है दोनों में सेम है, जो पानी की क्वांटिटी है वो दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला जो गिलास है वो क्या है, दूसरा वाला गिलास जो ज़्यादा भरा हुआ है, तो बच्चे को लगेगा कि क्या है, मतलब दूसरे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वाला गिलास जो है पतला ज़्यादा है और ये क्या है, थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम की कंसेप्ट कंक्रीट ऑपरेशन में आ जाएगा, एरिया समझ आएगा, और जो इरिवर्सिबिलिटी हम लोगों ने टर्म लिया था, इसमें ये रिवर्सिबिलिटी मीन्स वो चीज़ डेवलप हो जाती है बच्चों में, ठीक है। तो आई थिंक अब एक लास्ट स्टेज बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुँचते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स एंड अबव मतलब दिया गया है। इसमें किस तरह के बच्चे लर्निंग करते हैं इसको, और ये जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका लास्ट स्टेज है। इसमें दिया गया है कि एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त चिंतन कर पाएगा बच्चा। अमूर्त चिंतन मैंने बताया कि जो सामने नहीं है उसको भी सोच पाएगा। जैसे क्लास 7-8 में जाइएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति के पास बैंक में इतना पैसा जमा कर दिया, 10 साल बाद कितना हुआ, तो ना पैसा है ना बैंक है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, हम लोग सोच कर और उसका आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अमूर्त चिंतन। अबस्ट्रैक्ट लॉजिक भी आ जाएगा, ठीक है, सामने नहीं भी है फिर भी वो क्या करेगा, उस पर हेल्दी डिस्कशन कर पाएगा बच्चा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो हाइपोथेटिकल वर्ड है, जो मान लेते हैं कि जैसे अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं, ठीक है, और 2032 या 2042 में क्या होगा, किस तरह की चेंजेज आएंगी, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। जो अभी तक ट्रू नहीं है लेकिन उसके होने की जो संभावनाएं क्या है उसे हम लोग हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल फॉर मेच्योर मोरल रीजनिंग, ठीक है, और इसमें बच्चे मेच्योर हो जाते हैं, मोरल रीजनिंग जो होती है बच्चों में डेवलप हो जाता है और बच्चे अच्छे से तर्क भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था 4th। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे
कि रिकैपिचुलेशन मीन्स समरी का स्लाइड आ गया। रिकैपिचुलेट मीन्स होता है व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड, जो भी मेन पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो मेन हम लोग चलेंगे सेकंड स्लाइड के पास। तो हम लोगों ने मेनली जो इस एपिसोड में बात किया वो ये बात किया कि पियाजे जो स्विट्जरलैंड रहने वाले थे, उन्होंने अपने ही बच्चों पे रिसर्च करके और हमसे साइकोलॉजी के क्षेत्र में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम दिया गया पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें 4 स्टेजेस बताए गए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हाँ, कुछ जो उनसे उस थ्योरी से रिलेटेड जो कुछ टर्म थे आप लोग को बताया गया था, ठीक है। ग्रोथ क्या है, फिर डेवलपमेंट क्या है, स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। तो एक बार फिर हम रिकैप कर दे रहे हैं। ग्रोथ जो होता है ना, नेक्स्ट स्लाइड आइएगा, ये फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंज, उसका हाथ पैर बढ़ना, ठीक है, शरीर जैसे उसका बॉडी। डेवलपमेंट में जो है जैसे दोनों को सिमिलर ही माना जाता है बट स्लाइटली डिफरेंस है। मेंटल चेंज से है, बच्चा किस तरह सोचता है, कितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाता है, इसको डेवलपमेंट नाम दिया गया। उसके बाद स्कीमा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कीमा, बस स्कीमा कुछ है ही नहीं। मैंने बताया कि साइकोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा हम भी जिस एज ग्रुप में है यहाँ से हटकर और जिस एज को पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाना होगा और अपने जो हम लोग जी कर आ गए हैं उसको एक बार समराइज कीजिएगा, तब जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्कीमा क्या होता है, तो मेंटल पैटर्न होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने देखा कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम किसी कैट को देखता है, रैट को देखता है, एलिफेंट को देखता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर या पैटर्न बन जाता है और जिससे को इसको टर्म दिए पियाजे ने क्या स्कीमा नाम से इसको डिनोट किए, ठीक है। और फिर बच्चे को ये भी देखा गया कि फिर नया सिचुएशन आता है तो बच्चा जो होता है डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, कोई क्वेश्चन जो ऐसा टॉपिक आ जाता है जो पढ़ा हुआ हो तो थोड़ा सा हम लोग फिर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अरे ये तो मैं पढ़ा था। उसी तरह बच्चा फिर डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, असंतुलन की स्थिति में, और फिर कुछ उसमें नया सीखता है। जैसे कैट का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, तो देखा था कि भाई जो कैट होती है उसको बच्चे को बताया गया कि मल्टी कलर में पाई जाती है, ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ठीक है। और एसिमिलेशन जो है स्कीमा प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। एकोमोडेशन जो है उसके लिए अलग फाइल बनाना, ये भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था, ठीक है। जहाँ पे हॉर्स और जेबरे को एग्जांपल लेके हम लोगों ने इसको क्लियर किया था। और देन इक्विलिब्रियम, दोनों को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, संतुलन की स्टेज है तो। और उसके बाद टर्मिनोलॉजी खत्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। ये वीडियो था, वीडियो फिर देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए। जो मेन था वो था पियाजे का, जिन पियाजे का जो था यही 4 स्टेज था। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर मतलब आफ्टर बर्थ 2 इयर्स तक। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कहाँ काउंट होगा 2, फर्स्ट में कि सेकेंड में? नहीं, 0 से लेकर 2 ईयर तक, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे दूसरा साल जो होगा ना इसमें काउंट हो जाएगा। जैसे मैथ में अगर फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़े होंगे उस तरह का होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 2 ईयर्स से, जैसे 2 ईयर्स तक बच्चा पहुंचा ना, उसके बाद यहाँ 2 ईयर्स से जब आगे बढ़ेगा तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज का जो यहाँ पे ये है एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू पियाजे। हम जो भी आज बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब पियाजे का कंसेप्ट है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वीडियो है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि बच्चे क्या होते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे मतलब हमारे ये जो रंगीन हसीन दुनिया होता है उसको देखने की और उसकी ऑब्जर्व करने की बहुत अच्छा से ट्राई करता है। तो इसमें कैसे लर्न करता है बच्चा, तो शॉपिंग के थ्रू, ठीक है, ग्रास्पिंग के थ्रू, लुकिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, और सबसे बड़ी चीज बताया गया था ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इस जो सेंसरी मोटर स्टेज है 2 इयर्स के पास आते आते बच्चों में ये चीज़ हो सकता है। टॉय ऐसे दिखा कर फिर पीछे कीजिएगा तो बच्चा
पीछे की तरफ इशारा करने लगेगा और इसको पियाजे सर ने नाम दिया ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो सेंसोरियोमीटर के स्टेज जो लास्ट करते करते मतलब बच्चा जब 2 साल तक पहुँचने वाला होता है तो ये डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि बच्चे जो है मतलब जिसको हम कह सकते हैं कोमल होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। ईगोसेंट्रिज्म होता है। ठीक है, बच्चे में जिद्दी ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी गलत है। ठीक है, इसको ईगोसेंट्रिज्म नाम दिया गया। जो अहम क्या इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग, ईगो ओनली मैन। ठीक है, ओनली मैन। ईगोसेंट्रिज्म में जो बच्चे जिद कर सकते हैं। ठीक है, हट करना। ठीक है, मैं हट खोज रहा था तो हर्टिपन होता है। ठीक है, भले वही कि उसके थोड़ा सा के लिए आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद टॉय एज जिसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज को। ठीक है, बच्चे खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं। एनिमिज्म का आप लोगों को बताया गया था कि जो नॉन लिविंग थिंग है, खिलौना है या जो भी बस ट्रक है उसके पास, उसको समझता है कि ये मेरे तरह भी फील कर सकता है, खा सकता है, नहा सकता है, तो बच्चे उसको ये सारी चीज़ करते हैं। लैक ऑफ लॉजिक नहीं होता है इस स्टेज में। इसके नेक्स्ट स्टेज में वो आ जाता है और इरिवर्सिबिलिटी स्लाइड चेंज हो गया जो नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, बच्चे यहाँ से ऑपरेशन मतलब मैथ में जो लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, वो ऑपरेशनल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छा कर सकता है। लेस ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं। ठीक है, बात को आप समझेंगे, मम्मी पापा लोग समझाता है बेटा देखो तुम इतना बड़े हो गए लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस एज में जाते जाते कुछ बच्चे समझने लगते हैं। उसके बाद बिटवीन टाइम तो ये हम लोगों ने देखा ही था, वर्किंग स्टार्ट इनसाइड द मेंटल। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास नहीं भी है उसके बारे में सोच पाएंगे, उसको कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ग्रुप एज बोला जाता है, बच्चे ग्रुप में ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और वॉल्यूम, एरिया, रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट बच्चे सीख जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि 1 ही लीटर पानी है, लेकिन एक बड़ा गिलास में डाल दीजिए और एक लंबा गिलास में डाल दीजिए, तो इसके पीछे वाला जो स्टेज था ना तो उसमें नहीं समझ में आएगा। 1 ही लीटर है, लंबा गिलास होगा तो उसमें बड़ा लगेगा, तो वो कहेगा कि नहीं उसमें ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे वो कहेगा कि भाई वॉल्यूम, उसको जानने की ट्राई करेगा कि दोनों में क्या है, वॉल्यूम कितना लीटर पानी है। तो ये इस एज में ये सारी चीज़ आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड सर नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, 11 ईयर्स एंड अबव में दिया गया है। एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी। लॉजिक वही में हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो चीज़ ट्रू नहीं है, ठीक है, उसको ट्रू मानकर वो बच्चा वहाँ सोचेगा और कंक्लूजन तक पहुँचेगा। और मैच्योरिटी आ जाती है, मॉरल रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ था। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग ने जिसका नेक्स्ट स्लाइड दी थी, समरी हो गया आगे। इसके बाद तो इसके बाद अब असेसमेंट एंड अटेंडेंस टाइम आ गया। थैंक यू आप सबको। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लाइड को गंदा कर दिया गया है, तो आप लोग आप असेसमेंट और आई विल रिक्वेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द असेसमेंट फॉर्म एंड नेक्स्ट प्रक्रिया जो होगी चलिए। ओके, स्टॉप। थैंक यू।